आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट 3 की अलजेब्रा में ग्रुप्स की। इंट्रोडक्शन में हमने कुछ टर्म्स डिफाइन की थी, जैसे बाइनरी ऑपरेशन और सेमी ग्रुप, मोनोइड वगैरह। आज अपन डिफाइन करेंगे ग्रुप। ग्रुप या समूह किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक हमने कहा था मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जी स्टार, जहां पर जी सेट है और स्टार उसमें डिफाइंड किया हुआ बाइनरी ऑपरेशन है। तो कोई भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जी स्टार ग्रुप कब होगा? ग्रुप होगा यदि वो आपकी कुछ कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड है वो फॉलो करता है। यानी कि अ स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। जो कंडीशंस हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं उन्हें, इज सेड टू बी अ ग्रुप। ग्रुप को हमने जैसा शॉर्ट पिछली वीडियो में कहा था, जीआरपी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इज सेड टू बी अ ग्रुप if it satisfies the following conditions या postulates, satisfies the following postulates। ये postulates क्या है, एक एक करके हम इसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला कि ग्रुप या समूह का आप कह रहे हैं कि जब ये आपकी निम्न कंडीशंस को संतुष्ट करता है। पहली कंडीशन, ये कंडीशन हम कह रहे हैं क्लोजर लॉ या समवर्तता नियम। क्लोजर लॉ या समवर्तता नियम, इससे क्या तात्पर्य है? जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, क्लोजर लॉ यानी कि जी जो है ग्रुप सेट जिसमें आपका बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन है, वो क्लोज्ड होना चाहिए। यानी जी के अंदर जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं जी के किसी दो अवयवों पर, तो रिजल्ट आपको उसी सेट का एक एलिमेंट मिले, या हम इसको हिंदी में कहते हैं समवर्तता नियम। यानी कि जी जो है वो क्लोज्ड है इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए। इसे हम कैसे लिखेंगे? क्लोजर लॉ या समवर्तता नियम को ये हम कहेंगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू जी implies A star B belongs to G for all AB belonging to G। यानी G के प्रत्येक अवयव के लिए यदि आप देखें कि समवर्तता नियम अगर लागू होता है तो हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड, G क्लोज्ड है स्टार ऑपरेशन के लिए, या G स्टार संक्रिया के लिए समवर्त है। तो ये कंडीशन जो है हम ग्रुप के लिए पहली कंडीशन के रूप में ले रहे हैं। हालांकि कुछ ऑथर्स इस आपकी जो प्रॉपर्टी को, क्लोजर लॉ को ऑब्वियस प्रॉपर्टी मानते हुए इंक्लूड नहीं करते हैं, बट हम इसको एक एसेंशियल कंडीशन के रूप में हमेशा ही मेंशन करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, यहां पर रिक्वायरमेंट है एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ जिसे आप हिंदी में कहते हैं साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य गुणधर्म। तो ये कंडीशन जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं, साहचर्य या आपकी एसोसिएटिव लॉ क्या कहती है कि आपके जो जी के एलिमेंट्स हैं उसमें ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करना चाहिए। यानी हम कैसे लिखेंगे इसको कि इफ ए बी सी बी 3 एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू जी, दिस implies A star B star C is equal to A star B star C for all A B C belonging to G। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे वो सभी अवयवों के लिए लागू होनी चाहिए। तो साहचर्य गुणधर्म ये आपकी एसोसिएटिविटी से संबंधित है, ये भी लागू होनी चाहिए। ये सेकंड रिक्वायरमेंट है आपके ग्रुप की। अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो ग्रुप के लिए है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं तत्समक। आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस या तत्समक विद्यमान होना आवश्यक है। तत्समक की विद्यमानता, तत्समक अवयव आपके सेट जी में स्टार ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। और इसको हम कैसे प्रूव करेंगे या कैसे लिखेंगे कि इफ ए बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कहते हैं, या इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड
there exists E belonging to G such that A operation E is equal to E operation A for all A belonging to G। या हम इसको शुरू में भी कह सकते हैं कि G के प्रत्येक अवयव के लिए आपको एक अवयव E मिल रहा है, ये E यूनिक होना चाहिए कि A के साथ में, यानी किसी भी अवयव G के किसी भी अवयव के साथ हम इसको चाहे लेफ्ट में लें चाहे राइट में लें, आपको वही अवयव दोबारा मिलता है। तो हम कहते हैं कि इस आपके स्ट्रक्चर में G आपके सेट में स्टार के लिए E जो है वो आइडेंटिटी अवयव या तत्समक अवयव है, where E is the identity एलिमेंट। और तत्समक जो नियम है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, तत्समक के लिए क्या होना चाहिए कि तत्समक अवयव जो होगा वो लेफ्ट तत्समक भी होगा, यानी कि लेफ्ट में लगे तो भी ए मिले और राइट भी हो और दोनों सेम हो। ये ई यूनिक होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। तो ये तीसरी रिक्वायरमेंट हो गई आपके ग्रुप की। अब आते हैं हम चौथी आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम, कि ये आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप के लिए रिक्वायरमेंट, ये कहता है कि आपका प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। और ये प्रतिलोम तभी विद्यमान होगा कि जब वहां पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट चेक कर चुके होंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट in G should have has its inverse in G। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव G में विद्यमान होना चाहिए। तो इसको हम जब प्रूव करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर हमें मानना पड़ेगा कि इफ E be the identity in G, जो हम ऊपर प्रूव कर चुके होंगे, in G and A belongs to G, this implies there exists B belonging to G such that A operation B is equal to E and this is equal to B operation A। यानी कि A के साथ में हमें हर एक A के लिए एक दूसरा अवयव B G में मिलना चाहिए कि उन दोनों को जब हम बाइनरी ऑपरेशन के साथ में लें तो हमें रिजल्ट क्या मिले, आइडेंटिटी अवयव। तो यहां पर B जो है A का इनवर्स कहलाएगा, और ये B का जो इनवर्स है वो राइट इनवर्स भी होना चाहिए और लेफ्ट इनवर्स भी होना चाहिए। यानी B को जब हम A के साथ में लेफ्ट में लें चाहे राइट में लें, आपको वही अवयव E आइडेंटिटी जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर हम B जो है इसको कहेंगे A इनवर्स और इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो ये अगर चार प्रॉपर्टीज आपकी किसी भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में आपकी लागू होती हैं, या ये चारों G में बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए संतुष्ट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर G स्टार जो है वो एक ग्रुप होगा। तो ये तो बात हुई ग्रुप। इसे प्रूव करने के लिए हमें ये सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके हमेशा प्रूव करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कुछ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हम लें जो कि ग्रुप होंगे। हम बात कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स Z जो है ये हम जानते हैं एडिशन के लिए ये एक ग्रुप होगा। क्यों होगा ये हम कह सकते हैं कैसे, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप Z प्लस, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के लिए सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है हमें एक एक पॉइंट लिख के प्रूव करना पड़ेगा। उसी तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। हम जैसे सबसे पहले प्रूव करेंगे टू प्रूव दैट Z प्लस इज अ ग्रुप, हम प्रूव करेंगे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर होता है, इसलिए क्लोजर लॉ या समरथता नियम इसमें लागू है। दैट इज हम क्या लिखेंगे, लेट A B belongs to Z, this implies A plus B belongs to Z for all AB। ये इंपॉर्टेंट है, for all AB belonging to Z। Z के प्रत्येक अवयव के लिए ये लागू है, इसलिए हम कह सकते हैं that is
Therefore, Z is closed for addition. Z is closed for addition या sum. ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली पोस्टुलेट. दूसरा आपका हम बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ की. तो हम जानते हैं, ये हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सिंपल. अगर Z इंटीजर्स का सेट है तो हम जानते हैं कि इंटीजर एडिशन में एसोसिएटिव लॉ लागू होती है. तो हमें सिंपली लिखने से काम चल जाएगा. Since we know that if A, B, C belongs to Z, this implies A plus B plus C is equal to A plus B plus C for all A, B, C belonging to Z. Z प्रत्येक इंटीजर्स के लिए हम जानते हैं एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य गुणधर्म लागू होता है, उसको हमने लिख दिया. तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो गई. तीसरी हम जानते हैं आइडेंटिटी. तो क्या हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है जिसको किसी भी अन्य इंटीजर के साथ हम अगर ऐड करें तो हमारा रिजल्ट जो है वही इंटीजर आए. तो हम जानते हैं आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस की जो बात हम कर रहे हैं, हम शॉर्ट में आइडेंटिटी ही लिख रहे हैं यहाँ पर, कि आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी. इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम ए कोई भी इंटीजर लेते हैं फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जेड, यानी कि जेड में कोई भी इंटीजर लिया हमने ए, तो हम जानते हैं कि किसी भी इंटीजर के साथ में देयर एग्जिस्ट दूसरा एक इंटीजर 0 बिलोंगिंग टू जेड सच दैट a plus 0 is equal to 0 plus a and this is equal to a. तो प्रत्येक इंटीजर के लिए आपको 0 एक इंटीजर मिल गया इस सेट का दूसरा एलिमेंट, जो कि हर एक वैल्यू a के लिए आपको वही a देगा ऐड करने पे 0 के साथ. इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट इज 0 is the identity element in Z. Identity in Z. But जब हम बात कर रहे हैं identity in Z, ये है विथ रिस्पेक्ट टू जो गिवन ऑपरेशन है प्लस. अगर इसकी जगह दूसरा ऑपरेशन होता तो 0 नहीं होती आइडेंटिटी. फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो प्रोडक्ट में 0 आइडेंटिटी नहीं होगी, वहां पे 1 हो सकता है, क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही इंटीजर मिलता है. तो आइडेंटिटी हर आपके ऑपरेशन के हिसाब से सेट में बदलती है. तो तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई इसमें. अब है आपका इनवर्स. तो हमें देखना है कि क्या प्रत्येक आपके एलिमेंट के लिए आपका इनवर्स एलिमेंट अवयव विद्यमान है. तो हम जानते हैं कि अगर लेट ए बी एनी इंटीजर, यानी ए बिलोंग्स टू जेड, और हम प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पर 0 आइडेंटिटी है, तो क्या ए के साथ में हम कोई दूसरा एलिमेंट इस तरह का यहाँ पे ले सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले. हम इसको एक बार लिख ले इस तरह से प्लस ए. तो हम जानते हैं कि अगर ए कोई इंटीजर है तो उसका देयर एग्जिस्ट ए के साथ में कौन सा अवयव आप लेंगे कि आपको ऐड करने पर रिजल्ट 0 मिले, चाहे आप लेफ्ट में ऐड करें चाहे राइट में. तो हम जानते हैं ए अगर कोई भी इंटीजर है तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंगिंग टू जेड. अगर जेड इंटीजर है तो माइनस ए भी इंटीजर, ए जो है अगर इंटीजर है तो माइनस ए भी एक इंटीजर ही होगा. सो लेट ए बिलोंग्स टू जेड, देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए एनी इंटीजर सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए. यानी कि आपका ए का इनवर्स जो है प्रतिलोम वो हो गया माइनस ए. दैट इज देयर एग्जिस्ट inverse of every element of A. There exists inverse of all elements in Z for या with respect to plus. तो आपकी चारों प्रॉपर्टीज हमने देखी कि कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही है एंड हेंस क्योंकि चार जो अपनी रिक्वायरमेंट थी ये पूरी हो गई, hence Z plus is a group. Z plus is a group. तो ये आपकी ग्रुप को प्रूव करने का तरीका होगा. इसी तरह से हम जानते हैं कि आपका R जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, ये भी एक ग्रुप होगा. क्योंकि हम फटाफट देखें, 2 अगर रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट एक
रियल नंबर ही होगा। एसोसिएटिव लॉ हम जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी हम जानते हैं, 1 आपकी आइडेंटिटी है, 1 के हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें वही रियल नंबर मिलेगा। इनवर्स, अगर आपका a कोई भी रियल नंबर है तो हम जानते हैं 1/a इज ऑल्सो अ रियल नंबर, और a इंटू 1/a जो है ये हमेशा 1 देगा। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a जो है वो 0 हो गया तो 1/a 0 जो है वो इनडेफिनेट हो जाएगा आपका इंफिनिटी। तो इसको हम r की जगह क्या देंगे, r0, यानी नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं आपका सेट ऑफ लाइंस में हम देख सकते हैं कि ग्रुप हो या नहीं। तो ये सारी चीजें हमें प्रूव करनी होगी। कोई भी सेट दिया है उसका साथ में बाइनरी ऑपरेशन, वो ग्रुप कब होगा, जब ये चारों कंडीशंस उसमें सेटिस्फाई होंगी। तो ये तो बात हुई कुछ ग्रुप्स की। अब हम और एग्जांपल्स ग्रुप के देखें उससे पहले हम बात करेंगे एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप किसे कहते हैं? अबलियन, हिंदी में एबिलियन भी कहते हैं, और कम्यूटेटिव ग्रुप, और कम्यूटेटिव ग्रुप को हम क्रम विनिमय समूह भी कहते हैं। क्रम विनिमय, जैसा कि हम जानते हैं क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिव लॉ जो है वो क्या है कि आपकी a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अगर ऐसा है तो ग्रुप आपका जो एबिलियन प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव नियम है, वो लागू है। तो अगर कोई भी ग्रुप को हमें एबिलियन प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, तो उसकी आवश्यकता क्या होगी? कोई भी ग्रुप एबिलियन ग्रुप कहलाता है या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है क्रम विनिमय समूह। ग्रुप G स्टार, जनरल नोटेशन ग्रुप का रहेगा G स्टार। ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी एबिलियन या कम्यूटेटिव इफ it is if commutative law also holds in G। यानी जो 4 पहली रिक्वायरमेंट्स हमने ग्रुप की दी है वो तो है ही, क्योंकि वो ग्रुप है तो वो 4 कंडीशंस उसमें लागू होनी चाहिए, और उसके अलावा आपकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें और ऐड हो गई, और वो है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव लॉ। इफ कम्यूटेटिव लॉ ऑल्सो होल्ड्स इन G, holds in G for the given binary operation star। For example, जो आपका Z प्लस हमने लिया था, ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं? ग्रुप है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एबिलियन है कि नहीं ये कैसे बताएंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि क्या कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमयता लागू होती है? तो हम जानते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू Z, this implies a plus b is equal to b plus a for all a b belonging to Z, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रही है। इसलिए ये आपका जो ग्रुप था Z प्लस, ये एक एबिलियन ग्रुप भी है। Therefore Z is commutative for with respect to the given operation plus, hence Z प्लस क्या हो गया? एक एबिलियन ग्रुप या क्रम विनिमय समूह। ये हम प्रूव कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हमसे ये कहा जाए कि प्रूव करें कि Z प्लस एबिलियन ग्रुप है, तो हमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज और साथ में कम्यूटेटिव लॉ 5वीं प्रॉपर्टी के रूप में इन सबको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये बात हुई आपके एबिलियन ग्रुप की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कोई भी ग्रुप फाइनाइट या इनफाइनाइट कैसे कहलाएगा? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो उसमें आपका एक सेट होगा और एक दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो G स्टार से हम किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फाइनाइट या परिमित कब होगा? जब आपका ये जो ग्रुप आपका G पर डिफाइन है, उसमें आपका G अगर एक फाइनाइट सेट है तो ये ग्रुप फाइनाइट हो गया।
इफ जी इज फाइनाइट, परिमित है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है, तो ये आपका फाइनाइट हो गया, परिमित समूह हो गया। और इनफाइनाइट का जब जी जो है इफ जी इज इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने दो एग्जाम्पल्स लिए R0 डॉट या मल्टीप्लीकेशन के लिए और Z+, ये दोनों ही ग्रुप कैसे हैं? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि हम जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो इनफाइनाइट सेट है, इसलिए ये ग्रुप Z+ इनफाइनाइट हो गया। इसी तरह से R0 नॉन जीरो रियल नंबर्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये भी इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। फिर फाइनाइट ग्रुप क्या है? हम कह रहे हैं कि अगर जी में एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट है तो ये ग्रुप आपका फाइनाइट होगा। इसके लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहां पर हम सेट ले सकते हैं से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तो सेट है, और इसमें हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन, ये भी एक ग्रुप होगा। हम प्रूव कर सकते हैं, अभी करेंगे इसको हम। और ये ग्रुप जो है ये फाइनाइट ग्रुप है। क्यों? क्योंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ही हैं, तो इस सेट में 3 ही एलिमेंट्स हैं, संख्या फाइनाइट है 3, इसलिए ये ग्रुप क्या है? एक फाइनाइट ग्रुप है। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं ये आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, जिन्हें हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात हुई आपकी फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स की। अब हम आते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप की। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए टेबल के रूप में हम किसी ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं। तो हम इसी एग्जांपल को लेंगे, अपना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला जो है आपका है, तो इसमें हम टेबल में कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको ग्रुप, इसे चेक कर लें हम कि ये जो 3 एलिमेंट्स आपके सेट के हैं, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, फाइनाइट ग्रुप के लिए ही हम टेबल बनाएंगे, इनफाइनाइट सेट के लिए हम टेबल से नहीं प्रूव करेंगे। तो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमने एक रो के रूप में लिख लिया, इसी तरह से हम इसको कॉलम में लिख लें इसी क्रम में। ये ध्यान रहे कि जो क्रम आपने हॉरिजॉन्टल उसमें लिया है वही क्रम आप वर्टिकल उसमें कॉलम में भी लेंगे। और यहाँ पर हम अपना जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसको ले लेते हैं। तो डॉट या क्रॉस जिससे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वही है कि प्रोडक्ट लेना है। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये ग्रुप है? तो पहले हम इस टेबल की एंट्रीज प्रूव कर लिखेंगे और फिर सिद्ध कैसे करेंगे। 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा हम जानते हैं ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है, बट ओमेगा क्यूब ये हम जानते हैं 1 होता है, इसलिए ये 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ आपका ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हम डायरेक्ट अब 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ओमेगा 4 है, ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा क्यूब जो है वो है आपका 1, तो ओमेगा 4 जो आएगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, यानी ओमेगा इंटू 1 ओमेगा। ये आपको समझाने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ ओमेगा। तो ये आपका जो है अब प्रूव करना है हमें कि ये ग्रुप है कि नहीं। ये हो गया ओमेगा और ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया 1 और ये हो गया ओमेगा। अब इस टेबल से हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये ग्रुप है? तो ग्रुप के लिए सबसे पहला आपकी रिक्वायरमेंट है क्लोजर लॉ की। तो क्लोजर लॉ हम कैसे प्रूव करेंगे? ये आपकी जो एंट्रीज इसकी आ रही हैं, अगर ये एंट्रीज आपके इन्हीं 3 अवयव, जो भी जितने भी अवयव इस सेट के हैं उन्हीं में से कोई है, तो हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ इसमें लागू होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एंट्रीज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही है, यानी कि उसी सेट के कोई एलिमेंट है हमेशा, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ इसमें लागू है। दूसरी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसलिए हम लिख के बता देंगे, और हम चाहें तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू जो होता है हम जानते हैं कि उसको हम नहीं भी लिखेंगे तो भी सेम रहेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा 1 इंटू ओमेगा। तो ये हम देखते हैं क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम अगर क्रम बदलें
एसोसिएटिविटी बदलें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू हम निकालें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो कि फिर से ओमेगा क्यूब, जो कि सिर्फ 1 है। तो हम देख सकते हैं इजीली कोई भी एलिमेंट्स लेके कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करती है। तीसरी आपकी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी को टेबल में कैसे चेक करना है ये हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो आपका रो या कॉलम की जो क्रम है उसी क्रम में एक रो और एक कॉलम हम आपकी एंट्रीज में ढूंढेंगे। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये आपका आइडेंटिकल रो मिल गई आपको, और इसी की आइडेंटिकल कॉलम ढूंढेंगे तो वो भी हमें मिल गया यहाँ पर। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आपका एलिमेंट है वही इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 1 है ये इंटरसेक्शन एलिमेंट है, इसलिए इस ग्रुप की आइडेंटिटी 1 है। और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि ओमेगा के साथ 1 ले, या हम इसका क्रम बदलेंगे लेफ्ट या राइट दोनों में आपको ओमेगा ही मिलेगा। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर के साथ लेंगे 1 को तो भी आपका 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर भी ओमेगा स्क्वायर ही देगा, यानी वही एलिमेंट। इसी तरह से आपका ओमेगा क्यूब में भी यही है, यानी कि हर एलिमेंट के लिए ये 1 जो है आपको मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट दे रहा है, इसलिए आपकी आइडेंटिटी हो गई 1। एक आइडेंटिकल रो, एक आइडेंटिकल कॉलम, इंटरसेक्शन एलिमेंट इसका आइडेंटिटी होगा। अब बात करते हैं हम इनवर्स कैसे चेक करेंगे। इनवर्स चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इनवर्स चेक करेंगे हम तो उसके लिए हम देखेंगे इस ग्रुप में ये जो आपकी टेबल है इसकी एंट्रीज को हम चेक करें कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ढूंढा है वो हर रो में और हर कॉलम में एक और सिर्फ एक बार आना चाहिए। एक और सिर्फ एक बार क्यों? क्योंकि चाहे वो आइडेंटिटी हो चाहे वो आपका इनवर्स हो, दोनों ही यूनिक अद्वितीय होना आवश्यक है। तो ये आपको देखना है कि आपकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो प्रत्येक रो में और प्रत्येक कॉलम में एक और सिर्फ एक बार आए। हम आइडेंटिटी ढूंढ चुके थे 1, तो इस रो में आपका है, सेकंड रो में 1 है, थर्ड रो में 1 है, फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकंड कॉलम में 1 है, थर्ड में 1 है और सब में एक एक बार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का इनवर्स मौजूद है। और इनवर्स हम कैसे ढूंढेंगे? 1 का इनवर्स चाहिए तो आप देखिए कि 1 कहां पर आ रहा है आपकी एंट्री में, यहाँ पर, तो इसके ऊपर लिखा हुआ एलिमेंट इसका इनवर्स है, यानी कि 1 का इनवर्स 1। ओमेगा, ओमेगा के सामने आप देख रहे हैं 1 यहाँ पर है, एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा का इनवर्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। हम प्रूव भी कर सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 होना चाहिए आइडेंटिटी। यस वो 1 है क्योंकि ओमेगा क्यूब 1, तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स 1 यहाँ पर है, इसके ऊपर एलिमेंट है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर ये आपके ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये सेट मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप है। इसी में हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, एबिलियन को भी। कैसे प्रॉपर्टी एबिलियन की प्रूव होगी कि एबिलियन ग्रुप है? तो उसके लिए हम देखेंगे लीडिंग डायगोनल। ये लीडिंग डायगोनल है आपकी, लीडिंग डायगोनल के ऊपर और नीचे की जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगर आइडेंटिकल है तो आप टेबल से कह सकते हैं कि यह ग्रुप एबिलियन होगा। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो वो एबिलियन नहीं होगा। जैसे ये आपकी लीडिंग डायगोनल है, ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये आपका एक एबिलियन ग्रुप है। और हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है, इसलिए क्रम विनिमयता भी इसमें लागू होगी, इसलिए ये क्या हो गया? एक एबिलियन ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है आपका एक एबिलियन ग्रुप या क्रम विनिमय समूह होता है। अगर यहाँ पर ओमेगा होता से और यहाँ पर ओमेगा 1 होता तब ये एबिलियन नहीं होता। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी ग्रुप एबिलियन है या नहीं। ठीक।